हाय एवरीवन, हम डायबिटीज़ और हर्ब्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि वह कौन से विटामिन्स मिनरल्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लाभकारी हैं, कौन से ऐसे विटामिन्स मिनरल्स हैं जो वैज्ञानिक मापदंड पर खरे नहीं उतरे और कौन से ऐसे हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की यह धारणा है कि विटामिन्स मिनरल्स सुरक्षित होते हैं और उनको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, परंतु यह बात सही नहीं है। विटामिन्स मिनरल्स शरीर के मेटाबॉलिज्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को बैलेंस में रखते हैं। इनका ज़रूरत से ज़्यादा होना या ज़रूरत से कम होना दोनों ही इक्वली हानिकारक हो सकते हैं। कुछ विटामिन मिनरल्स के बारे में यह भी देखने को आया है कि अगर आप इन्हें रोजाना आहार में ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इसी विटामिन्स मिनरल्स को सप्लीमेंट्स यानी कि कैप्सूल या टैबलेट्स के रूप में लेते हैं तो ये हानिकारक होते हैं। इसका एक उदाहरण है कि अगर कुछ लोग विटामिन ए को सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं तो उन्हें फेफड़ों के कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही विटामिन ई का सप्लीमेंट्स के रूप में लेना वास्कुलर डिजीजेस या डायबिटीज़ रिलेटेड हार्ट फेलियर होने की संभावना को बढ़ाता है। मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम का अत्यधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर आप इन्हें टैबलेट्स या कैप्सूल के रूप में अलग से हाई डोज में लें। मैं इस बारे में एक पहलू को स्पष्ट करना चाहता हूँ। बाजार में जिन मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स के टैबलेट्स या कैप्सूल पर डाइटरी सप्लीमेंट्स लिखा होता है, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कुल मात्रा दैनिक आवश्यकता यानी कि डेली रिकमेंडेड डोज, जिसको आरडीए भी कहते हैं, कि अंदर होती है और यह आमतौर पर सेफ होते हैं। लेकिन बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स के कैप्सूल टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा थेरापेटिक रेंज में होती है। यह ड्रग कैटेगरी में आते हैं। इनको सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर और अगर लैब टेस्ट में कमी आई है तब ही लेना चाहिए। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि डायबिटीज़ में कौन से विटामिन्स मिनरल्स सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं, किन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और किनसे दूर ही रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी ग्रुप के विटामिन्स की। इनमें विटामिन बी1 जिसको थायामीन बोलते हैं और विटामिन बी12 जिसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं का डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत बड़ा रोल है, विशेष रूप से न्यूरोपैथी और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा डायबिटीज़ में उपयोग किए जाने वाली सबसे आम दवा मेटफॉर्मिन विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के सारे मरीज अपने आहार में विटामिन बी रिच फूड आइटम्स जैसे कि मांस, मछली, पोल्ट्री, बीज, फलियां, अंडे, डेयरी उत्पाद और पत्तेदार सब्जियां लें। अगर आप विटामिन बी, खास तौर पर विटामिन बी12, जो कि ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड के अलावा सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही, लस्सी आदि में ही मिलता है, डाइट में नहीं ले सकते तो इसको विटामिन बी कम्प्लेक्स डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में रोजाना लें। 50 से 60 वर्ष ऊपर के डायबिटिक्स को और शाकाहारी डायबिटिक्स को तो विटामिन बी12 नियमित रूप में ही सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन डी की। आजकल जहां देखो वहां पर विटामिन डी का डंका है। वैसे तो बोन हेल्थ में इसका खास रोल है, परंतु इसका रिलेशन जुकाम से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारियों में पाया गया है। लेकिन जब इन बीमारियों में विटामिन डी दिया गया तो इसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया। अभी तक रिसर्च के अनुसार कुल मिलाकर ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा बाकी कंडीशंस में विटामिन डी सप्लीमेंट के लाभ का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में भी विटामिन डी कम पाए गए हैं, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में विटामिन डी सप्लीमेंट्स का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। इसलिए इसकी एक्चुअल कमी यानी कि सीरम विटामिन डी लेवल्स 20 से 30 नैनोग्राम पर ml से कम होने पर ही विटामिन डी को लेना चाहिए। संक्षेप में
विटामिन डी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर को ठीक रखने में मदद करता है। अगर इसकी कमी है तो आप इसको जरूर लें, परंतु यह मत सोचें कि ज़्यादा विटामिन डी लेने से आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक विटामिन डी के सेवन से विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। शरीर में विटामिन डी ज़्यादा होने के कारण नौजिया, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस, कन्फ्यूजन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और किडनी स्टोन्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा सोचना था इन दो विटामिन यानी कि विटामिन डी और विटामिन बी कम्प्लेक्स के अलावा बाकी विटामिन भी, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई मुख्य हैं, का भी डायबिटीज में कुछ रोल हो सकता है। लेकिन अभी तक हुई रिसर्च में इन विटामिन ने कोई भूमिका नहीं दिखाई, इसीलिए इन विटामिन को ऐसे ही बिना किसी क्लिनिकल इंडिकेशन के मत लें। वैसे भी किसी को विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के लेने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि लैब टेस्ट में इनकी कमी ना दिखे या जब तक मेडिकली इंडिकेटेड ना हो, क्योंकि ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और बॉडी में जमा होते रहते हैं, जहां वह धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टॉक्सिक लेवल्स तक पहुंच सकते हैं और हानि पहुंचा सकते हैं। अगर अब तक की जानकारी दिलचस्प लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की उपयोगी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। अब बात करते हैं डायबिटीज में यूज किए जाने वाले लोकप्रिय मिनरल्स की। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है क्रोमियम। क्रोमियम एक ट्रेस मिनरल्स है। ट्रेस मिनरल्स मीनिंग इसकी शरीर में मात्रा बहुत कम होती है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। काफ़ी सालों की बहुत एक्सटेंसिव स्टडी के बावजूद अब तक ये कहना मुश्किल है कि इसका डायबिटीज में वास्तविक फायदा है कि नहीं। कुछ स्टडीज ने इसको उपयोगी पाया है, जबकि अन्य ने पाया कि डायबिटीज में इसका कोई उपयोग नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर मिश्रित परिणाम है। वैसे भी क्रोमियम की रियल कमी बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलती है। कुछ ऐसे मरीजों में जो किसी कारण मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनमें क्रोमियम की कमी पाई गई है और शॉर्ट टर्म सप्लीमेंटेशन से इंसुलिन सेंसिटिविटी में इंप्रूवमेंट देखी गई है। डायबिटीज के रोगियों को क्रोमियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एक दुविधा का विषय है, क्योंकि क्रोमियम विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है। आम लोगों या मरीजों में इसकी कमी बहुत कम देखने को मिली है, इसीलिए बेहतर यही है कि इसको बिना किसी क्लियर कट इंडिकेशंस के मत लें। उन रोगियों के लिए जो मैल अब्जॉर्प्शन करने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं, वह इसको थोड़े समय के लिए ले सकते हैं। क्रोमियम के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किडनी फंक्शंस में कुछ समस्या है, जो डायबिटीज़ के मरीजों में काफ़ी आम देखने को मिलती है, तो क्रोमियम रीनल फेलियर को बढ़ा सकता है, यानी कि किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए क्रोमियम सप्लीमेंट सोच विचार कर ही लें। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का इंसुलिन एक्शन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में महत्वपूर्ण रोल है। अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार मैग्नीशियम लेवल कम होने पर इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं और मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से इसमें सुधार आता है। क्योंकि आम फूड आइटम्स में मैग्नीशियम सफिशिएंटली अवेलेबल होता है, इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी भी काफ़ी रेयर है। मैग्नीशियम की कमी उन लोगों को हो सकती है जिन्हें लिवर डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर, वॉमिटिंग और डायरिया, किडनी डिसफंक्शन, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और कुछ आंतों की क्रॉनिक बीमारियां हों। इन रोगियों में अगर लैब टेस्ट कम मैग्नीशियम दिखाते हैं, तब मैग्नीशियम सप्लीमेंट दिया जा सकता है, अन्यथा मैग्नीशियम सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम के ज़रूरत से अधिक सेवन से डायरिया, क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर और हार्ट एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। अगर किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, जो क्रोनिक डायबिटिक में काफ़ी आम है, ये समस्या और भी ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं अगले मिनरल की, जो है जिंक। जिंक की इंसुलिन सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन में काफ़ी भूमिका है। क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार जिंक की कमी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है
और जिन लोगों में जिंक की कमी होती है उनमें इसकी सप्लीमेंटेशन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है। लेकिन मैग्नीशियम की तरह जिंक की कमी भी अनकॉमन है। जिंक की कमी भी केवल उन्हीं लोगों में हो सकती है जिन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें खाना एब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो गई हो, जैसे कि क्रॉनिक डायरिया, आंतों की सर्जरी या आंतों के कुछ क्रोनिक रोग। उससे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि अधिक जिंक सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक ज़्यादा जिंक लेने से नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, स्टमक पेन और भूख ना लगना इत्यादि हो सकते हैं। संक्षेप में, यदि आपको आंतों की कोई पुरानी समस्या नहीं है और टेस्ट में कमी नहीं दिखी है तो आपको जिंक सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को आंतों की शॉर्ट टर्म समस्या जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री है, वो थोड़े समय के लिए यानी कि 6-7 दिन के लिए जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, वह भी अपने डॉक्टर की राय के बाद। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डाइट में सफिशिएंट मात्रा में पोटाशियम लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के यूरिन में पोटाशियम लॉस आम आदमी की तुलना से ज़्यादा होता है और यदि वे ब्लड प्रेशर के लिए डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो और भी अधिक। इसलिए यदि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है, जो कि काफ़ी डायबिटिक्स में होता है, तो उसे पोटाशियम युक्त आहार काफ़ी अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। पोटाशियम के बारे में और जानने के लिए आप ब्लड प्रेशर वाला वीडियो देखें, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। सेलेनियम में भी डायबिटीज़ में काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं और कुल मिलाकर डायबिटीज़ में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। अगर आज के इस विषय को संक्षेप में कहें तो सबसे अच्छा यही है कि एक बैलेंस डाइट लें, ताकि आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी पोषक तत्व नेचुरल तरीके से मिल सकें। क्योंकि विटामिन B12 की कमी काफ़ी आम समस्या है और आहार में लेना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए। इसीलिए डायबिटिक्स को इसकी रोजाना दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की शुगर कंट्रोल में काफ़ी भूमिका है और इसकी कमी भी काफ़ी आम है। इसका टेस्ट करवाएं और अगर कमी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ समय के लिए विटामिन डी टैबलेट, कैप्सूल या सैशे के रूप में लें। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, ई, डी और के को बिना बात के सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए मत लें, क्योंकि इसको लंबे समय से लेने से ये हानिकारक हो सकते हैं। सिंपली जनरल हेल्थ या बीमारियों के बचाव या इलाज के लिए विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट्स अपने आप या गूगल्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर कभी मत लें, क्योंकि इनका सेवन सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए इनको हमेशा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने पर ही लें। आज के लिए बस इतना ही। विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा ओमेगा फैटी एसिड्स और अल्फा लिपोइक एसिड का भी डायबिटीज़ के उपचार में काफ़ी बोलबाला है। इसको हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज के विषय में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।